चलिए, इतिहास और संविधान के विकास में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको कल जो लेक्चर शुरू किया वो था प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। आज उसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं हम, द सेकंड पार्ट। कल तक हमने आपको ये स्थापित किया कि क्यों हमें नीड थी एक प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ब्रिटिश पीरियड के दौरान उनके द्वारा की गई कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और उसकी वजह से कई तरह के कंस्ट्रेंट्स खड़े हुए हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप के सामने। उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफिकली टारगेट करके रिमूव करना था, तो ही हमारे देश में उद्योग जगत विकास कर सकता था, उद्योग धंधे लग सकते थे। बड़े पैमाने पर होम मार्केट डेवलप करनी ज़रूरी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लैग था, उसे डेवलप करना ज़रूरी था, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमी थी। इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट भी थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लो था और रिटर्न आने का टाइम लंबा था, यानी कि जेस्टेशन पीरियड भी लंबा था, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और बड़े स्तर पर एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत थी, खर्च करने की ज़रूरत थी सरकार के स्तर पर, ताकि पैसा मार्केट में आए, ताकि रोज़गार का सृजन हो सके। सरकार खर्च भी करे, चीज़ें कंज्यूम करे सरकार, मांग पैदा करे सरकार, ताकि फिर प्रोडक्शन हो उन चीज़ों की और उससे एक तरह से अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़े। और दूसरा, सरकार निवेश करे, इन्वेस्ट करे बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पड़े। सरकार रोड बनाए, उस रोड को बनाने के लिए बड़े स्तर पर मटेरियल की ज़रूरत होगी, सैंड की ज़रूरत होगी, सीमेंट की ज़रूरत होगी, बिटुमिनस और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ऐसे में जब वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी उस रोड प्रोजेक्ट को, तो जहाँ से भी वो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वहाँ पर रोज़गार का सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी। इसके वजह से सरकार हैवी इन्वेस्टमेंट करे, एक तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा और सेकंड उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो डिमांड रेज होगी, होम मार्केट, कंज्यूमर मार्केट का एक्सपेंशन होगा देश के भीतर। तो सरकार डायरेक्टली कंज्यूम करे, एक्सपेंडिचर करे, उससे भी एक तरह से मार्केट एक्सपेंशन होता है। और सरकार इन्वेस्ट करे, लोगों को इस लायक बनाए कि लोग कंज्यूम करने की कंडीशन में आ सकें। इस तरह के कई प्रयास करने ज़रूरी थे उन कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करने के लिए। ये हमने कल आपको डिटेल में पढ़ा है। आज हमें आगे बढ़ना है और हमने इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, और उनमें आती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। मैंने आपको कल भी बताया था कि इन्हें डिटेल में हमने पॉइंट बाय पॉइंट इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज़ में कराया है। आज इसे हम इतिहास और संविधान के विकास के एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न नज़र आते हैं वो शुरुआती दौर में जो भारत के सामने चुनौतियाँ थीं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए समाधान ही हैं जो संविधान में जगह पा जाते हैं। तो उस हिसाब से हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव में अगर हम इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 की बात करें तो एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप बात करें तो वो वेलफेयर स्टेट की कल्पना करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आर्टिकल 38 इस बात को पुख्ता करता है कि वो जिम्मेदारी डालता है स्टेट पर कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एक जस्टिस प्रोवाइड करना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब उस एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये माना गया था उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि जस्टिस प्रोवाइड करने का एक तरीका यही है कि प्रोडक्शंस को एक्सपेंड किया जाए। जब प्रोडक्शंस एक्सपेंड होंगी तो ही इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो पाएंगे, क्योंकि लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो वेल्थ है कंसंट्रेटेड है कुछ हाथों में, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड हो जाएगी और सोसाइटी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा। तो इस तरह से इन्हांस्ड और एक्सपेंडेड प्रोडक्शन को बेस माना गया जस्टिस का। तो ये जस्टिस का कंसेप्ट, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था, जिसके ही तहत ये माना गया कि स्टेट को इंटरवीन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी बन जाता है। तब जा कर के ही एक जस्टिस इंश्योर होगा, क्योंकि जिस तरह का
प्रोडक्शन एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है उसके लिए जिस स्केल की इन्वेस्टमेंट होगी और रिसोर्सेज कंट्री में लिमिटेड हैं, पहला एस्पेक्ट। सेकंड, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं ग्रोथ में ड्यू टू द ब्रिटिश लीगेसी, कुछ रीजन डेवलप हैं कुछ रीजन डेवलप्ड नहीं हैं, ये सेकंड एस्पेक्ट। और तीसरा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इटसेल्फ जो की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थे, जो मेन प्रोडक्शन यूनिट्स थे, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थे। तो इस तरह से यहाँ पर नेचुरल ही एक ओनस आ गया सरकार के ऊपर कि भाई जब रिसोर्सेज की कमी है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। और थर्ड एस्पेक्ट, ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में प्रोडक्शन के मेन, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड भी। और अब द सोशलिस्ट पैटर्न, दैट इज़ आपको सोशल जस्टिस भी इंश्योर करना है तो फिर स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कल्पना तो उस समय में थी। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट को लेकर के जब आज़ादी मिलती है उसके बाद फिर इसी दिशा में बढ़ने की कोशिश की गई। सबसे पहले 1947 में इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये देखा गया कि हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ क्या हैं, कैसे उन कैपेसिटीज़ को फुली यूटिलाइज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन का इन्हांस करने के लिए और बेटर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने के लिए। ये पहली एक इम्पॉर्टेंट घटना। और इसी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स और उनसे निकले आउटकम्स के तहत ये माना गया कि एक इंडस्ट्रियल पीस इस्टेब्लिश करनी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, उसके लिए इंडस्ट्रियल पीस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इंडस्ट्रियल पीस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लेबर है, जो वर्कर है और जो एम्प्लॉयर है, इनके बीच में एक आपसी तालमेल बने, वर्कर के राइट्स और अम्यूनिटीज़ को इंश्योर किया जाए और जो एम्प्लॉयर है वो एक वेलफेयर और एक ट्रस्टी की तरह बिहेव करते हुए ही अपने वर्कर को ट्रीट करे। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल पीस को उस समय में माना गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी तरह की ग्रोथ अचीव करनी है। हर रोज़ लॉकआउट्स ना हो और हर रोज़ स्ट्राइक्स भी ना हो, इससे नुकसान होगा, एक स्टेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अब इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आता है। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1948 में आया, लगभग काफ़ी सारे बिंदुओं पर ये काम कर रहा था जो बिंदु पहले ही अपनाए जा चुके थे, और वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1945। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट लॉन्च की थी और उसमें बॉम्बे प्लान के भी कुछ कंसेप्ट्स रखे गए थे जो 1944 में आया था। बॉम्बे प्लान के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। तो उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1945 से ही काफ़ी हद तक प्रभावित रही। उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, और इसके तहत अब आपको क्या क्या दिया गया वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, हुआ ये कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये प्रोविंसेस का इशू था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अब मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 जो है, इसके अंदर प्रावधान मेजॉरली इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1945 के आ जाते हैं। IPR 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1945 का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1945 जो है, जिस समय में वो आई थी उस समय में जो एक्ट प्रभावी है भारत में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रभावी है। और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो प्रोविंशियल मैटर बन जाता है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1945 ने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बहुत से सेक्टर्स जो हैं, वो सेंटर के जुरिस्डिक्शन में ला करके रख दिए, प्रोविंसेस के जुरिस्डिक्शन से बाहर करके। और फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 जब आया तो उसने उन सेक्टर्स को रिटेन किया जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1945 ने निकाल लिए थे प्रोविंसेस के दायरे से बाहर। IPR 1948 ने भी उन सेक्टर्स को, उन इंडस्ट्रीज़ को रिटेन किया और कुछ नए सेक्टर्स भी ऐड किए अपने दायरे के भीतर। इनमें स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात है, कोल की बात है, हैवी केमिकल्स की बात है, फर्टिलाइज़र्स, हैवी इंजीनियरिंग्स की बात है। इस तरह से कुछ 12 इंडस्ट्रीज़ का जिक्र यहाँ पर आएगा, ये केंद्र के पास चले गए। अब मेन एस्पेक्ट यहाँ पर ये रखा गया कि एक तो होंगी एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रीज़, एक्सक्लूसिव सेक्टर, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट ही डील कर सकता है, यानी कि वो स्टेट रन होंगी, पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगी, उसमें किसी तरह से प्राइवेट प्लेयर का कोई रोल नहीं होगा। और दूसरी जो है उन्हें लिस्टेड कहा गया,
इसमें प्राइवेट प्लेयर एंटर हो सकता है अगर नेशनल इंटरेस्ट में ये है। अगर प्राइवेट प्लेयर को इंड्यूस करना नेशनल इंटरेस्ट का एस्पेक्ट है तो फिर प्राइवेट प्लेयर उसमें एंटर हो सकता था, ऐसा माना गया। तो इस तरह से दो वे में यहाँ पर काम हुआ। एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्टेट के अंदर होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होंगी, और दूसरी लिस्टेड जिसके तहत प्राइवेट प्लेयर भी इंड्यूस हो सकता है। अगर ओवरऑल कैटेगराइजेशन की बात करें तो 4 कैटेगराइजेशन हुई थी। एक एक्सक्लूसिव स्टेट कैटेगराइजेशन, एक मिक्स्ड जिसमें स्टेट सेंटर दोनों हो सकते हैं, एक फील्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल और एक फील्ड ऑफ प्राइवेट कंट्रोल। इस तरह से 4 कैटेगराइजेशन किया था। वो इकोनॉमी का एस्पेक्ट है, उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मुद्दा समझने की ज़रूरत है। मुद्दा ये है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के तहत मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। क्यों एक्सेप्ट किया गया मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 जब आया है तो हमें उस समय की परिस्थितियों को भी समझना होगा। देश के सामने ये भी एक चुनौती थी कि किस तरह का इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया जाए। अगर उस समय के जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उनका मानना ये था कि सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया जाना चाहिए। अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि वल्लभ भाई पटेल इस बात के हक़ में थे कि भाई प्राइवेट कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ पे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस होनी चाहिए, प्राइवेट कैपिटल होना चाहिए। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो कहते थे कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्री, स्टेट कैपिटल होना चाहिए, स्टेट एंटरप्राइजेस होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर कम्युनिस्टों की बात करें तो कम्युनिस्ट ये मानते थे कि प्रोलेटेरिएट के कंट्रोल में होनी चाहिए, वर्कर कंट्रोल्ड होनी चाहिए, तो नेशनलाइजेशन होना चाहिए। ऐसे में गांधीयन थॉट की बात करें तो गांधीयन थॉट एक तरह के सोशलिज़म की बात करता था, लेकिन वो सोशलिज़म अपने आप में यूनिक था। वो विलेज लेवल इकोनॉमी की बात करते थे, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करते थे, विलेज इकोनॉमी की बात करते थे। वो इकोनॉमी प्राइवेट हैंड में ही रहेगी। तो इस तरह से अगर महात्मा गांधी की बात करें तो वो स्टेट कंट्रोल्ड या स्टेट रन इंडस्ट्रीज़ या स्टेट रन इकोनॉमी की बात नहीं करते, और प्राइवेट इकोनॉमी की ही बात करते हैं। लेकिन उनका प्राइवेट इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है। वो बात करते हैं विलेज इकोनॉमी की, हाउस होल्ड इंडस्ट्री की, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। और यहाँ पर वो ये मानते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सभी के सभी रिसोर्सेज। तो एक तरह का उनका भी अपना सोशलिज़म है, समाजवाद है, गांधीयन सोशलिज़म। अब इन सब में ध्वंद था। जहाँ जवाहरलाल नेहरू एक तरफ मानते हैं कि वह स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए, लेकिन वो कम्युनिस्टों की तरह रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट नहीं चाहते, वो क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, वो किसी भी तरह से वर्कर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। वो कॉपरेशन की बात करते हैं, और गांधी भी इसी चीज़ की बात करते थे कि क्लास कॉपरेशन होना चाहिए, क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस बात में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी आपस में मेल खाते हैं। हालांकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सोशलिज़म की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो गांधी जी से इस बात से डिफ़र हो गए कि जहाँ गांधी एक लेवल पर विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, नेहरू इससे विपरीत थे। नेहरू लार्ज इंडस्ट्री की बात करते थे, मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते थे, मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करते थे, हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज़ की बात करते थे। तो इंडस्ट्री का स्केल क्या हो, इंडस्ट्री का कैरेक्टर क्या हो, इस बात पे नेहरू और गांधी में डिफरेंस था। लेकिन एक बात में नेहरू और गांधी आपस में मेल खाते थे, वो ये कि क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, क्लास कॉपरेशन चाहिए, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। तो इस बात में ये दोनों मेल खाते थे। लेकिन मैंने बताया कि दोनों एक बात में डिफ़र भी करते हैं। तो जहाँ पर अब नेहरू सोशलिज़म की बात करते दिखते होंगे तो लगता है जैसे कि कम्युनिस्टों की तरह वो बात कर रहे, नहीं, यहाँ पर वो कम्युनिस्ट से अलग थे। जहाँ पर कम्युनिस्ट भी स्टेट कंट्रोल की बात करते हैं, नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू भी इसकी बात करते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट के फेवर में नहीं थे, लेकिन वहीं कम्युनिस्ट यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चाहते थे। वो ये चाहते थे कि एक रेडिकल चेंज आए इकोनॉमी में, एक रेवोल्यूशनरी चेंज होना चाहिए, और वर्कर्स और पीजेंट्स तो प्रोलेटेरिएट के कंट्रोल में होने चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। नेहरू ऐसा नहीं मानते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया वल्लभ भाई पटेल का। वो इन सब से अलग थे। वो ये कहते थे कि भाई प्राइवेट प्लेयर हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उनके तहत ही डेवलपमेंट होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो हर कोई एक दूसरे से मेल भी खा रहा है और किसी किसी ग्राउंड पर सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो मेन जो उस समय में कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज़ वो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो कहा जाता है कि इनके बीच में जो फिर एक म्यूचुअल
ग्राउंड ऑब्जर्व हुई वो यही थी कि स्टेट रन इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, स्टेट के पास कमांडिंग हाइट होगी, स्टेट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, लेकिन प्राइवेट प्लेयर भी एंट्री करेगा, प्राइवेट प्लेयर भी एक्टिविटी करेगा और स्टेट ग्राउंड फैसिलिटेट करके देगा प्राइवेट प्लेयर के लिए। और प्राइवेट प्लेयर को खुद को ओरिएंट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेड डेवलपमेंट। जिस तरह से स्टेट डेवलपमेंट का पाथ चुनेगा, प्राइवेट प्लेयर को भी उस पाथ के साथ खुद को अलाइन करना है, खुद की ओरिएंटेशन उसके तहत ही करनी है। तो एक दिशा में कंसर्टेड एफर्ट होंगे और ये आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट आता है और ये मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में अगर हम कहें तो ये तालमेल बिठाने की बात करता है प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर के बीच में, और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जिस मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही प्लेयर काम करेंगे, पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, और भारत ने अपने लिए यही मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शुरुआती दौर में स्टेट का एक्टिव रोल रिकॉग्नाइज किया, लेकिन प्राइवेट प्लेयर का भी रोल यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया। स्टेट के लिए एक्सक्लूसिवली इंडस्ट्रीज सेक्टर्स रिजर्व किए, जैसे आर्म्स, आर्मामेंट्स, एटॉमिक एनर्जी, ये एक्सक्लूसिव सेक्टर के अंदर आए, ये स्टेट के कंट्रोल में थी। लेकिन लिस्टेड इंडस्ट्रीज़ के तहत प्राइवेट प्लेयर भी अगर नेशनल इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा माना, तो प्राइवेट प्लेयर कैन कंट्रीब्यूट इनटू दैट इंडस्ट्री, इनटू दैट सेक्टर, बट उस इंडस्ट्री, उस सेक्टर की जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगी वो किस दिशा में भविष्य में आगे बढ़ेगा, उसके कौन सी लाइन ऑफ प्रोडक्शन की तरफ वो जाएगा, किस तरह का उसका विकास का मॉडल डेवलप होगा, वो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रहने वाला था। लेकिन टाइम बीइंग प्राइवेट प्लेयर कैन इंटरवीन इनटू दैट। और इसके तहत जैसे कि स्टील था, कोल था, एविएशन था, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर भी आ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉरेन कैपिटल की महत्व को भी समझा कि फॉरेन कैपिटल भी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, लेकिन उसे स्ट्रांगली कंट्रोल करना है और रेगुलेट करना है। ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था। क्यों करना है कंट्रोल और रेगुलेट, वो अभी समझ आ जाएगा। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के पर्पसेस से, और एक रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में महत्व दिया गया। तो ऑल इन ऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 किन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है? वो इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ना हो, उसी के लिए वो ये प्रयास कर रहा है कि स्टेट लीड ले, यहाँ पर स्टेट कंट्रोल करे इंडस्ट्रीज़ को। इन्वेस्टमेंट एक आस्पेक्ट था, स्टेट कैपेबल था, ये एक आस्पेक्ट था, लेकिन इकोनॉमिक पावर फ्यू ग्रुप्स, फ्यू इंडिविजुअल, फ्यू बिजनेस हाउसेस के पास ही कंसंट्रेट ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए स्टेट उसमें इंटरवीन करता है, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना रखी है देश में, और इसके तहत स्टेट कोशिश करता है कि जो भी प्रोडक्शन हो, उस प्रोडक्शन के फ्रूट पूरी कंट्री को मिलें और इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने का यहाँ पर कंसेप्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट करने की ज़रूरी थी। तो 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये भी मानता है कि जब स्टेट चाहे, गवर्नमेंट अगर चाहे, तो लोकेशन के रिलेटेड गाइडलाइंस इशू कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको कमांड कर सकती है कि आप फलाना लोकेशन पर ये इंडस्ट्री लगाएंगे या किसी और लोकेशन पे आप लगाएंगे। तो रीजनल इम्बैलेंसेस जो अब तक आए थे, उसको ओवरकम करने के लिए, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट के लिए ये किए जाने का काम किया। तो एक तो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट ना हो, रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, इन चीज़ों को मुख्यतः ध्यान में रखा, और मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को फॉलो करना यहाँ पर ज़रूरी था, ऐसा उस समय में माना गया। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का भी विकास हो, इसको भी माना गया। इस तरह से सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के तहत काम किया। ये आगे बढ़ा और लगभग 8 साल बीत जाते हैं, तो फिर आपको 1956 में दोबारा से इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 मिलेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1948 से 1956 के बीच में कुछ परिवर्तन भी आते।
सबसे बड़ी बात कि 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, जो कि उस समय की ज़रूरतों के मुताबिक लिया गया था, जिसमें सरकार के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो ये देख सके कि देश के लिए क्या क्या नेसेसरी है, तो वो नेसेसरी पर फोकस नहीं कर पाई। जो पॉसिबल था सरकार के पास, सरकार की रीच में था, सरकार वो कर पाई। तो सरकार पॉसिबल पे एक्ट कर पाई, नेसेसरी पे एक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय सरकार के पास वो चांस ही नहीं था। ज़बरदस्त पॉवर्टी थी, हंगर था, फूड शॉर्टेज थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत फेमिन के दौर से गुजर रहा था। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इस तरह की परेशानियों से देश जूझ रहा था उस समय में। ऐसे में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, तो वो एक जल्दबाजी में लाया गया प्लान भी कहा जाता है, कि जो उस समय में तमाम चीज़ों को सेटल डाउन ही करना उसका टारगेट था। तो वो नेसेसरी पे ज़्यादा फोकस, वो पॉसिबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करके गया कि क्या पॉसिबल है हमारे लिए करना एज़ कम्पेयर टू नेसेसरी। और इसी समय में इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 आता है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ही है जिसके तहत लाइसेंसिंग सिस्टम का कंसेप्ट आता है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, इसको समझना ज़रूरी है, वो मैं अभी समझाऊंगा। और फिर 1956 में आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के साथ ही आ रही है आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 1956 तक वेरी फेमस स्टैटिस्टिशियन मैंने बताया पीसी महालनोबिस, उनके द्वारा, जिन्होंने बेसिकली हमारी कंट्री का जो 5 ईयर प्लानिंग है उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था, एक तरह से वो पीसी महालनोबिस का ही था। जो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव रखना था देश के लिए, वो उन्हीं के द्वारा रखा गया। तो एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव देश रख सके, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम नहीं रख पाए, चूँकि सेकेंड 5 ईयर प्लान में उनको ये करना था, तो उन्होंने वो किया। इसी के तहत वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में लिए गए कंसेप्ट्स, यानी कि हैवी और बेसिक इंडस्ट्री पे उनका एम्फेसिस था, ये फ्रूटफुली हो पाए, उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 1948 के गुण तो थे ही, लेकिन इसमें जो 1948 के दौरान रिलेटिव स्फेयर ऑफ एक्टिविटी ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिश किया था हमने, कि दोनों का क्या क्या एरिया है, उसे और ज़्यादा स्पेसिफिक किया गया कि किस किस दायरे में काम किया जा सकता है। 3 शेड्यूल्स बनाए गए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के तहत सेंट्रली कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ आती थी एक्सक्लूसिवली। शेड्यूल बी के तहत सेंट्रली कंट्रोल्ड ही होंगी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और शेड्यूल सी के तहत एक्सक्लूसिवली प्राइवेट प्लेयर काम करेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। पूरी जितनी भी शेड्यूल ए बी में कवर नहीं होती, वो सारी शेड्यूल सी में आ जाएंगी, और वो पूरी तरह से ओपन है। प्राइवेट प्लेयर कैन टेक लीड इनटू दैट। फ्यूचर डेवलपमेंट भी प्राइवेट प्लेयर ही डिसाइड करेगा। इस तरह कंसेप्ट उसके तहत आया। लेकिन मुख्यतः 1956 के इस पॉलिसी रेजोल्यूशन के पीछे की जो मेन एस्पेक्ट था वो ये था कि 1954 में कांग्रेस ने एज एन पार्टी ये डिसाइड किया था कि भाई सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी फॉलो किया जाएगा। इंडिया में जो सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की रहेंगी, जो भी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का किया जाएगा, उसके बेसिस में जो रहेगी वो रहेगी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। और इस सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के कंसेप्ट को ही देखते हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट है, उसे यहाँ पर लीड लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप करना होगा इंडस्ट्री का। और लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से अगर हम देखें तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगा जब अगर कोई भी प्राइवेट प्लेयर या कोई भी पर्सन कंट्री में इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे इस बात से जूझना ना पड़े कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स इनकी ज़रूरत होती है वो नहीं है इस कंट्री में, इसलिए हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। अगर ऐसा कंसेप्ट एग्जिस्ट करता रहता तो कभी भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके लिए तय किया गया कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बेस होता है वो बेस होता है बेसिक गुड्स, हैवी मशीनरीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़। तो मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं। ये माना गया कि कंट्री में
मिनरल्स रिसोर्सेज बहुत हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इंडिया रिसोर्सेज के मामले में हमेशा अबंडेंट रहा था। फाइनेंसेस की भी कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी। मुद्दा ये रह गया था कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान वो रिसोर्सेज और वो फाइनेंसेस वेस्टफुली यूज़ हुए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने यूज़ किया अपनी कॉलोनियल इकोनॉमी को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी होम कंट्री के बेनिफिट के लिए। तो इस समय भी ये माना गया कि इतनी ज़बरदस्त जो मिनरल वेल्थ है कंट्री की, उस मिनरल वेल्थ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। कोल है, स्टील है, पावर सेक्टर है, इन इंडस्ट्रीज़ को हमें लगाना चाहिए। स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, स्टील बनना बहुत ज़रूरी है, आयरन बनना बहुत ज़रूरी है, पावर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, डैम, हाइड्रो पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, कोल ये सब होना ज़रूरी है। तो माइनिंग्स को बढ़ावा देना ज़रूरी है, हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाने देश में बहुत ज़रूरी हैं, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ लगानी ज़रूरी हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीन, टूल्स, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगनी ज़रूरी हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगनी ज़रूरी हैं। ये सभी वो बड़े बड़े प्लांट आज जो पूरे देश में आप देखते हो ना, किसी भी शहर में अगर आप जाते होगे वहाँ पर वो शहर के बसने का आधार ही किसी समय में वो बड़ा सा प्लांट रहा होगा। आज भी वहाँ की अर्थव्यवस्था का बेसिस वो प्लांट ही होगा, या तो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, या वो कोई फर्टिलाइज़र प्लांट होगा, जैसे सिंदरी का प्लांट था, जैसे नंगल फर्टिलाइज़र प्लांट है, जैसे बठिंडा में भी आपको फर्टिलाइज़र प्लांट एक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र प्लांट्स हो गए, या फिर रेलवे कोच फैक्ट्रीज़ हो गई, या फिर स्टील प्लांट्स हो गए, वो भिलाई स्टील प्लांट हो गया, या रौड़किला स्टील प्लांट हो गया, या दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, इस तरह के बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हो गए, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए, जैसे सरदार सरोवर डैम हो गया, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हो गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, डीवीसी, इस तरह के हैवी वर्क। तो हैवी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्रीज़, इन चीज़ों पर एम्फेसाइज़ किया 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने कि गवर्नमेंट को यहाँ पर लीड लेनी चाहिए। ओनली देन द प्राइवेट सेक्टर विल फ्लरिश एज एन प्राइवेट सेक्टर के मामले में माना गया कि वो यहाँ पर फिर ऑक्सिलरी इंडस्ट्री के तौर पर, एंसिलरी इंडस्ट्री के तौर पर वो डेवलप होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में इस बात को ध्यान में रखा गया, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पर ये माना गया कि भाई सही मायने में अगर कंट्री की बात करें तो प्राइवेट प्लेयर को फ्लरिश कराना यहाँ पर ज़रूरी है। इंडस्ट्री इन्फेंट स्टेजेस में है, तो इसका क्या किया जाए, प्राइवेट प्लेयर कैसे फ्लरिश करेगा? तो उसके लिए फिर बहुत से तरीके अपनाए गए। सबसे पहला तरीका यहाँ पर ये था कि सरकार ने प्रोटेक्शन की पॉलिसी को अपनाया कि जो इन्फेंट स्टेजेस में इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है कंट्री के अंदर, उस इन्फेंट स्टेजेस इंडस्ट्री को किसी भी तरह से हाईली डेवलप्ड नेशन से, जो हाईली डेवलप्ड नेशन से बिलोंग करने वाली जो कंपनीज़ हैं, जो लंबे समय से वहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो आज मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट हो चुकी हैं, जिनको अपने बिग रिच कंट्रीज से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है, उनसे हमारी इन्फेंट स्टेज में एग्जिस्ट कर रही प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ compete नहीं कर पाएंगी। इसके लिए अगर हम अपनी इन इंडस्ट्रीज़ को बचाना चाहते हैं तो हमें प्रोटेक्शन देना होगा। इसलिए इसकी वजह से ही इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया गया। तो 1956 के इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत सबसे इम्पॉर्टेंट शक्ति जो सरकार के पास थी वो थी लाइसेंसिंग। उनको 1951 के इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत ये शक्ति मिली थी कि भाई आप लाइसेंस इशू कर सकते हैं, और ये लाइसेंसिंग पावर बहुत महत्वपूर्ण थी। इस लाइसेंस की पावर से आप बहुत सी चीज़ों को इंश्योर कर सकते थे। सबसे पहले आप ये इंश्योर कर सकते थे कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर होगी, ऑनरशिप किसकी होगी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, इंपोर्ट्स कितने हो सकते हैं या कितने नहीं हो सकते हैं, प्राइसेस क्या होंगे, सैलरीज़ वर्कर की, तो वर्कर की सैलरीज़ की बात करें, कॉस्ट की बात करें, उस गुड्स की प्राइस, इंपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट का स्केल, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ऑनरशिप ऑफ द इंडस्ट्री, ये सभी चीज़ें लाइसेंस सिस्टम के तहत मेंटेन होती थी। और लाइसेंस सिस्टम को ही यूज़ किया गया प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। और इसी लाइसेंसिंग सिस्टम के माध्यम से सरकार ने इंपोर्ट्स पर भी रोक लगाने की कोशिश की।
तो इंपोर्ट को कंट्रोल करने का आधार यही था कि किस तरह से अपनी कंट्री की इन्फेंट स्टेजेस में एग्जिस्ट कर रही इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करें। तो एक तरफ जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया, कंट्रोल किया, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर को प्रोटेक्ट करने का काम भी किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के तहत इन्हीं चीज़ों को इंश्योर किया गया कि कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी को फ्लरिश कराया जाए। पहला, कैसे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करे। सेकंड, कैसे रीजनली बैलेंस डेवलपमेंट कराई जाए और उसी के लिए ये जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको ग्रो करने की कोशिश की गई। तो बैकवर्ड रीजन की तरफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया गया। उन्हें कई तरह की सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की गई। तो एक तरफ जहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर फ्लरिश हो सके, उसके लिए उन्हें कई तरह के हेल्प, सपोर्ट, लोन, सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की गई उन एरियाज़ के तहत कि वो बैकवर्ड रीजन में ग्रोथ हो सके। और सेकेंड आस्पेक्ट, बहुत से बड़े टाउन्स के अराउंड छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन्स भी खड़े हुए और वो सैटेलाइट टाउन्स में इस तरह के नए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आपको एंटर करते देखेंगे। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया गया कि उन एरियाज़ में जा कर के आप इंडस्ट्रीज़ खोलिए जो इन एरियाज़ में अब तक इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, चाहे फिर वो बैकवर्ड एरिया के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे रीजन हो। वहाँ पर सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचाया और प्राइवेट प्लेयर को उस दिशा में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत वहाँ सेटल कराया। सेकेंड आस्पेक्ट, सेटेलाइट टाउन्स खड़े किए गए। बड़े शहर के आसपास कई छोटे छोटे शहरों का विकास होता है, उस बड़े शहर के साथ उसे जोड़ा जाता है। इसी के तहत उन छोटे छोटे शहरों के माध्यम से एक रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया। विलेज लेवल पर ग्रोथ हो, रीजनली बैलेंस डेवलपमेंट हो, इसके लिए स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट दी गई। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। तो इस तरह से वेल्थ एक कंसंट्रेट ना हो, इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट ना कर जाए, उसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को यूज़ किया। ऑनरशिप ज़्यादा लोगों के पास जाए, सिर्फ फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के पास कंसंट्रेट ना हो जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ रीजन्स में कंसंट्रेट ना हो जाए, इसलिए लोकेशन का भी वहाँ पर क्राइटेरिया था। तो लाइसेंस सिस्टम के तहत ही अपने इकोनॉमिक पावर को कंसंट्रेट होने से रोकने का कंसेप्ट यहाँ पर दिया। फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन गुड्स, फॉरेन आर्टिकल्स और फॉरेन कैपिटल ना भारत में आए रेकलेसली, उसके लिए उस पर भी कंट्रोल लगाया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और इन्फेंट स्टेज में एग्जिस्ट कर रही इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि वो ग्रो कर सके, फॉरेन कंपटीशन से ध्वस्त ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के तहत आपको दिखी। तो मोटा मोटा हमें क्या ऑब्ज़र्व हुआ इन दोनों इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस के तहत सरकार की उस समय की सोच, क्या वो सोच रही है? सोच रही है कि एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान एग्जिस्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री ऐसी डेवलप की जाए जो आने वाले समय में सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंट्री में ऐसी इंडस्ट्री और ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करें जिसकी वजह से कल को जब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, स्मॉल स्केल, मीडियम, माइक्रो, मीडियम इंडस्ट्रीज़, तो उनको जितने भी तरह के रॉ मटेरियल्स की नीड होगी वो कभी भारत में कमी ना आए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पावर की कमी ना आए, रोड की कमी ना आए, रेलवे नेटवर्क की कमी ना आए, इस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है। मशीन्स की कमी ना आए देश के अंदर, इस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है। तो एक पूरा का पूरा बेस तैयार किया जाए कंट्री का, बेसिक इंडस्ट्रीज़ लगानी ज़रूरी थी। बहुत ही हैवी वर्क, हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इन्वेस्टमेंट्स था इनमें, बहुत ही बल्कि गुड्स थी जैसे कि कोल है, आयरन ओर है, तो दे आर द हैवी इंडस्ट्रीज़, तो इनको लगाया गया। तो बेसिक हैवी इंडस्ट्री की दिशा में सरकार काम करना चाहती थी। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल गोल यही था। ये पहला एस्पेक्ट, स्टेट ने यहाँ पर इंटरवीन किया। फिर स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी, चाहे वो आर्मामेंट है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी है, स्टेट ने उसको डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली अपने कंट्रोल में लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंट्री के रिसोर्सेज बेटर चैनलाइज हों, कंट्री की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स पहले पूरी हों, इसके लिए ध्यान रखा कि असेंशियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हों एज़ कम्पेयर टू द लग्जरी गुड्स। इसी के लिए फिर ये तय किया गया कि प्रोडक्शन का स्केल क्या रहेगा इन प्राइवेट फैक्ट्रियों में, इंपोर्ट का स्केल क्या रह सकता है ताकि फ़ॉरेन एक्सचेंज कंट्री के ड्रेन ना हो जाए।
तो इंपोर्ट कितना करा सकता था कोई प्राइवेट प्लेयर बाहर से, टेक्नोलॉजी हो या कोई आर्टिकल्स हो, कोई गुड्स हो, या फिर किसी तरह से कोई और टेक्निकल पर्सन्स हैं वहाँ से, उसके लिए भी एक लिमिट रखी गई। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ही की गई थी कि कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला एस्पेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कंज्यूमर गुड्स की तरफ और असेंशियल गुड्स की तरफ फोकस करें ये प्राइवेट सेक्टर, ना कि लग्जरी गुड्स की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाए, क्योंकि कंट्री के रिसोर्सेज बेटर चैनलाइज होने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए कई तरह के रेगुलेशंस और कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर के ऊपर रखे गए, लेकिन साइमल्टेनियसली उन्हें मोटिवेट भी किया प्रोटेक्शन के माध्यम से। तो फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इंटरवेंशंस से प्रोटेक्शन, रेगुलेशंस एंड कंट्रोल, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट, मोटिवेशन टू द प्राइवेट सेक्टर to install the foundries to the far-flung areas, the backward areas, extension of the basic infrastructure to the backward areas by the government, motivational policies, or you can say the support policies given in the form of credit, in the form of subsidies, in the form of tax holidays, support given to the cottage industries, small scale industries in the villages, science and technology development, skill development, इस तरह की एक्टिविटीज़ इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत की गई, जो समय की रिक्वायरमेंट बनती थी, तो इसी के तहत इन्होंने काम किया। अब इसके तहत आता है कि एन असेसमेंट ऑफ द अर्ली इनिशिएटिव, अंडरस्टैंडिंग द स्टिमुलस फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, रोल ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन, द सेकेंड प्लेन। अब हम इसको एक साथ लेकर के चलते हैं। देखिए, जब हम इस दौर की बात करते हैं, किसके असेसमेंट को समझने की कोशिश करें, अगर हम इसे असेसमेंट करते हैं इन अर्ली इनिशिएटिव्स का, तो असेसमेंट के तौर पर यही आता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, मैंने आपको अभी बताया, और ये कितने हद तक सफल रहे, किस क्षेत्र में ये होना चाहते थे, आना चाहते थे, और ये कितने हद तक सफल रहे। सफलता यहाँ पर देखी जा सकती है कि जब आप इस तरह के मेजर्स लेकर के आए, तो शुरुआती 3-5 ईयर प्लान्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो जहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हम बात करें, तो वहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.2% था, वहीं पर 5.7% था, सॉरी, वहीं पर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेकेंड 5 ईयर प्लान में 7.2% हुआ, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थर्ड 5 ईयर प्लान में 9% पे गया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो नज़र आती है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, वो 5.7 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान से बढ़ करके 9% तक गई है थर्ड 5 ईयर प्लान तक। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जितना रिसोर्स एलोकेशन डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने, जितना इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, जिस लेवल पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उस लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं हुआ। रिसोर्सेज एलोकेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में सरकार ने जितना सोचा था उतना सरकार नहीं कर पाई, यहाँ पर भी एक कमी नज़र आती है। लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है कि एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में। इंडेक्स इंक्रीज़ होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, IIP। कोई भी कंपनी कुछ बना रही है, मान लीजिए उसका एक इंडेक्स तैयार कर रही है अपने ही लेवल पर, तो उसमें आइटम्स बढ़ रही हैं, नंबरिंग भी बढ़ रही है, उनकी अमाउंट क्वांटिटी भी बढ़ रही है। इसी तरह से सभी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसका एक IIP प्रिपेयर होता है, उसमें वृद्धि हो रही थी लगातार, तो इंडेक्स इंक्रीज़ हो रहा था। इससे ये प्रमाणित होता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और प्रोडक्शन की जो ग्रोथ का रेट है वो बढ़ रहा था। तो ये एक अच्छे सिंबल थे उस समय में। आगे जा कर के इसमें डिक्लाइन आएगा, डिक्लाइन के सभी रीजंस भी अभी हम डिफरेंट थ्योरीज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एस्पेक्ट तो यहाँ पर ये क्लियर होता है। अगला एस्पेक्ट ये है कि सरकार ने हर तरह से प्रयास किया कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टिमुलेशन के माध्यम से ये देखा गया कि एक स्टिमुलस तो प्रोवाइड किया जा सकता है कि होम मार्केट का एक्सपेंशन किया जाए, और उसके लिए मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी और उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि अब होम मार्केट को एक्सपेंशन करें, तब इंडस्ट्रीज़ को एक स्टिमुलेशन मिलता, स्टिमुलस मिलता कि इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती, क्योंकि प्रोड्यूस वो तभी करेगी जब बायर एग्जिस्ट करता है, सेलर तभी